एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भारत बंद इस देश में कामयाब हुए इस किसान आंदोलन के दौरान, और करोड़ों लोगों ने इस भारत बंद को कामयाब किया। न जाने कितने चक्का जाम आंदोलन हुए हमारे देश में इस 1 साल के दौरान, न जाने कितने रेल रोको आंदोलन हुए। सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे जबरदस्त आंदोलन पंजाब में। उसके साथ साथ हमारे हरियाणा के साथी बिल्कुल पीछे नहीं थे। पंजाब के साथ हमारे हरियाणा के साथियों ने भी जबरदस्त उसके अंदर अगवानी की। लेकिन साथियों, यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। दिल्ली में तो उसका मेन एपिसेंटर था जरूर, और ये 4-5 राज्यों का तो उसके अंदर शेर का जो हिस्सा था, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन ये आंदोलन 1 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक। लेकिन ये सरकार किसका कर्जा माफ करता है? पिछले 8 साल में 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने ये अंबानी, अदानी और दूसरे कॉर्पोरेट का माफ किया। अरे शर्म नहीं आती? लाखों किसान आत्महत्या कर रहे, उनका एक नया पैसा आपने माफ नहीं किया। 2024 में ये मोदी सरकार को हटाना, ये हमारा 1 नंबर का मकसद अगले 1.5 साल में पूरे आंदोलन का हमको बनाना होगा, क्योंकि ये जब तक नहीं हटेगा तब तक किसानों के सवाल हल नहीं होंगे। वेलकम इन फार्मर वॉइस, आवाज किसान की। 26 नवंबर को जब ये किसान आंदोलन 2020 को जब शुरू हुआ, और आप जानते हैं किस प्रकार से शुरू हुआ। पूरी वहां लाठियां चली, आंसू गैस चला, पानी की तोपें चली हमारे किसानों के ऊपर, बीजेपी के हरियाणा सरकार ने और यहाँ के केंद्र सरकार ने। तो उसके बाद में किसानों ने जो जूझकर फिर भी पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर यहां दिल्ली तक आके सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर यहां पर आ पहुंचे। उसके तुरंत बाद हमारे उत्तर प्रदेश के साथी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहां गाजीपुर बॉर्डर आए। अमराराम जी के नेतृत्व में हमारे साथी शाहजहांपुर वहां बॉर्डर पर आए। हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथी पलवल पर आए। तभी राजेंद्र शर्मा जी ने हमको कहा तुरंत दूसरे दिन कि अशोक, आपको इस पूरे आंदोलन के बारे में हर हफ्ते लोक लहर के लिए आपको रिपोर्ट देना ही देना होगा। तब हम किसी को पता नहीं था 1 साल तक आंदोलन चलेगा, लेकिन वो चला। और राजेंद्र जी के कहने के ऊपर वो लगातार 1 साल और 2 हफ्ता, हर हफ्ता वो मैं रिपोर्ट उसका ये पूरा आंदोलन का चलते वक्त लोक लहर और हमारे पीपल्स डेमोक्रेसी के लिए मैं लिखते गए। और इसलिए ये पूरे किताब का पूरा जो साहित्य था वो अपने आप इकट्ठा हो गया, क्योंकि 1 साल का पूरा नहीं तो फिर याद रखना बहुत मुश्किल है। ये एक हमारे 2 दोस्त जिनके वजह से आज ये किताब आई। दूसरे हमारे दोस्त है लेफ्टवर्ड बुक्स के मैनेजिंग एडिटर सुधन्वा देशपांडे। उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि ये आंदोलन की जब जीत हुई 9 दिसंबर को और 11 तारीख को हमने जश्न मनाकर सभी हमारे लाखों किसान अपने अपने राज्यों में चले गए। उसके 1 हफ्ते के अंदर सुधन्वा देशपांडे मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपको ये पूरे किसान आंदोलन के ऊपर जल्द से जल्द एक किताब लिखनी चाहिए। उन्होंने 2 महीने का डेडलाइन दिया था। मैंने बोला बहुत काम है, कैसे करें? वो बोले कुछ नहीं, मैं सुनने वाला। 2 महीने के अंदर कैसे भी आप ये किताब लिखो और हमको दे दो। हम जल्द से जल्द लेफ्टवर्ड पब्लिकेशन, जो आप जानते हैं पूरे देश का एक बहुत मशहूर पब्लिकेशन हाउस है, उसकी तरफ से हम निकालेंगे। तो बाकी सब काम करते हुए भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी
अखिल भारतीय किसान सभा के सभी साथी, CITU, खेत मजदूर यूनियन, हमारी जनवादी महिला समिति, SFI, DYFI, उनका पूरा ये करके हुए फिर ये किताब ये 2-2.5 महीने के अंदर लिख के तैयार हुआ। तो इसलिए राजेंद्र शर्मा जी और सुधनवा देशपांडे जी को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ देना चाहता हूँ। साथियों, ये आंदोलन हम जानते हैं, इस प्रकार का किसान आंदोलन पूरे 75 साल के आजादी में और उसके पहले भी ब्रिटिशों के काल में भी इतना ऐतिहासिक बड़ा आंदोलन भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं। हम दावे के साथ में ये कह सकते हैं। मैं आगे जाके कहूंगा, पूरे दुनिया में भी इतना बड़ा किसानों का आंदोलन, लाखों किसान एक साल से ज्यादा चला, पूरे दुनिया में भी ऐसा आंदोलन कहीं हुआ नहीं है। ये भी हम दावे के साथ कहेंगे। और इस आंदोलन को, इसकी कामयाबी जो हुई, उसको ये किताब के शुरुआत में ही 9 हमने विशेषता लिखी है। उतना ही थोड़ा सा कह के आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर चंद शब्दों में मैं कहूंगा। पहली तो बात है कि यह आंदोलन इसलिए कामयाब हुआ, 500 से ज्यादा किसान संगठन अपनी विचारधारा को बाजू में रख के, अपने उसूल जो कुछ है अलग अलग सबके थे, लेकिन ये कानून रद्द होना चाहिए, MSP की मांग इसको हासिल करना चाहिए, बिजली बिल इसको रद्द करना चाहिए। ये मामलों को लेकर सब लोग 500 से ज्यादा संगठन ये सब एक साथ में आए और संयुक्त किसान मोर्चा बना, जिसके बारे में दर्शन पाल जी ने आपके सामने बाकी सब बातें रखी। और इसके अंदर हमारे खेत मजदूर भी शामिल हुए, हमारे गरीब किसान शामिल हुए बड़े पैमाने पर, मंझले किसान शामिल हुए, धनी किसान के भी कुछ हिस्से इसके अंदर शामिल हुए। यानी पूरे ग्रामीण इलाके की एकता, खेत मजदूर से लेकर धनी किसान तक, जो कभी नहीं हुई थी, ये हमारे देश में कॉर्पोरेट के खिलाफ, ये सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ एक साथ में सब लोग ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक साथ में आए। दूसरी बात, सिर्फ किसान आए क्या? हमारे मजदूर संगठनों ने, केंद्रीय मजदूर संगठन CITU, ITAC, INTEC, HMS, बाकी सारे, ये सब आकर शुरुआत से उन्होंने तय किया कि ये किसान आंदोलन को भारत का मजदूर पूरा समर्थन देगा, और वो समर्थन 1 साल तक उन्होंने पूरी तरीके से दिया। इस आंदोलन की विशेषता ये है, जिस दिन 26 नवंबर 2020 को ये किसान आंदोलन चलो दिल्ली से शुरुआत हुआ, उसी दिन 26 नवंबर को पूरे भारत के अंदर मजदूरों ने 1 दिन के हड़ताल का कॉल दिया था। तो एक तरफ करोड़ों मजदूर हड़ताल पर और करोड़ों किसान रास्ते पर, 26 नवंबर को मजदूर किसान एकता के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भी हम कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके साथ, जैसे मैंने कहा, हमारे खेत मजदूरों के सभी संगठन, हमारे महिलाओं के सभी संगठन, छात्रों के संगठन, हमारे नौजवानों के संगठन, दूसरे कई NGO संगठन और हमारे बुद्धिजीवियों के भी संगठन, व्यापारियों के संगठन, ये सब लोग इकट्ठा आकर इन्होंने इस आंदोलन को शक्ति दी, इस आंदोलन को बल दिया एक पूरे साल तक। और हम जानते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भारत बंद इस देश में कामयाब हुए इस किसान आंदोलन के दौरान, और करोड़ों लोगों ने इस भारत बंद को कामयाब किया। न जाने कितने चक्का जाम आंदोलन हुए हमारे देश में इस 1 साल के दौरान, न जाने कितने रेल रोको आंदोलन हुए, और उनके अंदर हमारे पंजाब के साथियों को लाल सलाम करना चाहिए। सबसे बड़ा आंदोलन
सबसे जबरदस्त आंदोलन पंजाब में। उसके साथ साथ हमारे हरियाणा के साथी बिल्कुल पीछे नहीं थे। पंजाब के साथ हमारे हरियाणा के साथियों ने भी जबरदस्त उसके अंदर अगवानी की। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब लोग लाखों किसान दिल्ली को घेर कर बैठे। 6 हाईवे उन्होंने बंद करके रखे। लेकिन साथियों, यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। दिल्ली में तो उसका मेन एपिसेंटर था जरूर, और ये 4-5 राज्यों का तो उसके अंदर शेर का जो हिस्सा था, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन ये आंदोलन 1 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक अलग अलग किस्म के, मैं जानता हूं राकेश टिकैत जी और मैं, हम खुद युद्धवीर जी, वेंकट जी विशाखापट्टनम में गए। बड़ी महापंचायत हुई किसान मजदूरों की, और 25,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा वहां मजदूर और किसान आंध्र के विशाखापट्टनम में इकट्ठा हुए। किसके लिए? एक तरफ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और दूसरी तरफ वाइजैक स्टील, इसका जो निजीकरण ये मोदी सरकार अदानी को बेचना चाहता है, उसके भी खिलाफ वहां के मजदूर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए। कन्याकुमारी में 20,000 का महापंचायत हुआ, अलग अलग जगह में हुआ, सबके कलकत्ता में हुआ, आनंदा गए थे उसके अंदर। तो ये पूरे देश में ये फैला हुआ आंदोलन था, और किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, नौजवान और महिला पूरे देश में इसके समर्थन में आई। तीसरी बात, आंदोलन के सबसे पहले दिन से जो दमन इस सरकार ने किया, इस प्रकार का दमन किसी भी आंदोलन पे इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। 715 हमारे किसान शहीद हुए, जिनको शुरुआत में हमने श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी जिसका यहां जिक्र हुआ, अजय मिश्रा टेरी, भाजपा का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसका काम क्या है? कानून और सुव्यवस्था की रक्षा करना। ये तो गृह मंत्री का काम होता है ना। इसने क्या किया? 3 अक्टूबर को 2021 अपने खुद के बेटे को और बीजेपी आरएसएस के गुंडों को वहां पर आज किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई और उनको रौंद डाला। हमारे 4 किसान और एक पत्रकार आज वहां पर कुचल डालकर मारे गए। यह है बीजेपी की सरकार, यह है कॉर्पोरेट सांप्रदायिकता की सरकार। हमें याद है हमारे एसकेएम के नेता तजिंदर सिंह विर्क, बहुत बड़े उत्तराखंड यूपी के नेता हैं, उन्हीं को तो मारने का इनका साजिश था, और उनको पूरा वहां एक जबरदस्त करके वो वहां गिरे बीच के अंदर। और कुछ दिन के बाद हनंदा, बिजू, केपी और मैं उनको गुड़गांव मिलने को गए, तजिंदर सिंह को, दशहरे का दिन। और हमने देखा 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद पूरा उनका पूरा बैंडेज था। चमत्कार था, इसलिए वो बच गए बेचारे, नहीं तो वो मारे जाते। और उनका मकसद ही था तजिंदर सिंह को खत्म करना। ऐसे कई लोग हमारे साथी। और आज फिर भी अजय मिश्रा टेनी आज भी केंद्र के सरकार में 1 साल हुए, लेकिन आज भी वो कायम है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस पूरे देश के सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। बदनामी करने का कोशिश किया, पूरे इस आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश किया। पहले बोले ये तो खालिस्तानवादी है, बाद में बोले ये नक्सलवादी है, माओवादी है, बाद में बोलने लगे ये सब देशद्रोही लोग हैं, बाद में बोले पाकिस्तान और चाइना से इस आंदोलन को पूरा पैसा मिलता है, समर्थन मिलता है। ये केंद्र के सरकार के मंत्री बोलते हैं। और खुद प्रधानमंत्री क्या बोले संसद के अंदर अपने भाषण में? बोले ये सब आंदोलन जीवी है,
अरे हमें अभिमान है, हमें नाज है, हम आंदोलनजीवी है और ज्यादा रहेंगे और आपका ये सरकार खत्म होने तक यह आंदोलन चलेगा। ये आज हम यहां बोलना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। पूरी बदनामी की मुहिम और इनकी गोदी मीडिया, हर एक चीज वहां पर पूरे देश में, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। बोले आप जितनी बदनामी करना है वो करो, हम तो हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। 26 जनवरी को ये लाल किला का जो हुआ हादसा सरकार की तरफ से हुआ, बिल्कुल सरकार की तरफ, उसमें कोई सवाल नहीं। और उस वक्त के बाद ये भी हम कभी नहीं भूलेंगे, 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी ने जो जबरदस्त हस्तक्षेप किया गाजीपुर बॉर्डर में, इसकी वजह से इस आंदोलन का नया बल मिला। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी। इस बात को हमने पुस्तक के अंदर भी लिखा है, क्योंकि उसी की वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दूसरी जगह 28 जनवरी के बाद हजारों लोग आने लगे और इस आंदोलन को तीव्रता के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ लोगों ने आगे बढ़ाया। आज हम यहां गांधी पीस फाउंडेशन में ये मीटिंग ले रहे हैं। महात्मा गांधी जी के उसूल क्या थे? सत्य और अहिंसा। और इस किसान आंदोलन में भी सत्य और अहिंसा को मद्देनजर रखते हुए इस आंदोलन को 1 साल और 15 दिन तक चलाया। एक भी गाड़ी की कांच नहीं तोड़ी। लाखों किसानों ने पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, चक्का जाम, रेल रोको, एक कांच नहीं टूटी। एक भी किसी हमारे साथी को कहीं लगा नहीं। हजारों लाखों किसान आने के बाद भी, और वो अहिंसा का तत्व वो हमने बरकरार रखा। पूरे जनवादी तरीके से यह आंदोलन चला। और एक विशेषता, यह आंदोलन पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। हर धर्म के किसान, हर जाति के किसान इस आंदोलन के अंदर शरीक हुए। हमारे पंजाब के सिख भाई और बहन, हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान भाई और बहन, हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी धर्मों के, बौद्ध, क्रिश्चियन, सभी देखो सब साथ में आए थे। सभी जाति के किसान साथ में आए। जाट तो थे ही, लेकिन सिर्फ जाट थे क्या? बाकी सभी धर्म के, सभी जाति के किसान एक साथ में आए और इसलिए यह आंदोलन कामयाब हुआ। इस आंदोलन ने और एक चीज के ऊपर उसका मुकाबला किया, और वो क्या था? कोरोना के ऊपर भी इस आंदोलन जीता। ये भी ध्यान रखो, सरकार के ऊपर तो जीता, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव याद है? अप्रैल मई 2021, और उसका फायदा लेते हुए ये मोदी सरकार ने, अभी हम ये सब किसानों को हटाएंगे, ऑपरेशन क्लीन करेंगे। लेकिन उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया, कोरोना हो या न हो, हम और ज्यादा ताकत के साथ लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर लाएंगे। और कोरोना का भी सामना कैसे करना, उसका भी इंतजाम संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी बॉर्डरों के ऊपर किया। ये सब काम हुआ और आखिर में ये आंदोलन ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने दुश्मन कौन है ये पूरे देश के सामने रखा। हमारे दुश्मन है बीजेपी, आरएसएस की सांप्रदायिक और तानाशाही सरकार एक तरफ, और ये सरकार जिसकी दलाली कर रही है पिछले 8 साल से, ये अंबानी, अदानी, मॉन्सेंटो, कारगिल, ये सब हमारे देश के और विदेश के पूंजीपति, ये इस देश के दुश्मन है। इस बात को इस आंदोलन ने रेखांकित किया, पूरे देश के सामने लाया। तो ये जो बातें हुई, ये मुझे लगता है, ये अगर कानून नहीं हटते
हम बार बार बोले हैं उस वक्त, आज भी बोल रहे हैं, अगर ये कानून रद्द नहीं होते क्या उसका नतीजा होता? पूरा एमएसपी का व्यवस्था ये सरकार खत्म कर जाती है। एमएसपी खत्म करती थी, सरकारी खरीद खत्म करती थी, और एक बार सरकारी खरीद अनाज की खत्म होती, हमारे देश की पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन प्रणाली पूरी खत्म होती, और 81 करोड़ लोग जिनको अन्न सुरक्षा मिलती है, जिसका जिक्र अर्चना जी ने अपने भाषण में किया, ये पूरी अन्न सुरक्षा इस देश में खत्म हो जाती, पूरा बाजार अंबानी और अदानी के हाथ में चला जाता। ये था मोदी और शाह और मोहन भागवत के सरकार का उद्देश्य, और ये किसानों ने समझा, ये जनता ने समझा, और इसलिए ये आंदोलन फैला, और इसलिए ये 3 कानून रद्द हुए। एमएसपी जो भी है वो बच गई, सरकारी खरीद बच गई, हमारी राशन प्रणाली बच गई, क्योंकि ये कानून रद्द करने पड़े। इस सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, दर्शनपाल जी ने, कि ये आंदोलन सिर्फ कानून रद्द हुए हैं, लेकिन 4 लाख किसानों ने पिछले 25 सालों में ये नव उदारवादी नीतियों के चलते 4 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है हमारे देश में। और उनमें से 1 लाख किसानों ने कब आत्महत्या की? मोदी सरकार के सिर्फ पिछले 8 सालों में, सिर्फ 8 सालों में 1 लाख लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की। आज खेत मजदूरों ने भी आत्महत्या करना शुरू किया। मजदूर आत्महत्या कर रहे, छात्र आत्महत्या कर रहे, नौजवान कर रहे, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है। आज ये सब पूरा देश की हालत ये बहुत ही भयंकर हुई है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए एमएसपी की लड़ाई, जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कहा था, लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान को हर फसल के लिए मिलना चाहिए, ये हमारा 1 नंबर का सवाल आने वाले दिनों के संघर्ष का है। अभी दर्शनपाल जी मैं बात कर रहा था, दूसरा महत्व का सवाल है, सभी किसानों को कर्जा मुक्ति मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्जा मुक्ति करनी चाहिए। इसके पहले 2 बार केंद्र सरकार ने कर्जा माफी कुछ हद तक की है, लेकिन ये सरकार किसका कर्जा माफ करता है? पिछले 8 साल में 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने ये अंबानी, अदानी और दूसरे कॉर्पोरेट का माफ किया। अरे शर्म नहीं आती? लाखों किसान आत्महत्या कर रहे, उनका 1 नया पैसा आपने माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का माफ किया कर्जा 11 लाख करोड़ पिछले 7-8 सालों में। ये सवाल है। बिजली बिल वापस लेने का सवाल है। अशोक राव जी यहाँ है, वो उसके अंदर एक्सपर्ट है। अभी उन्होंने मुझे एक कागज दिया, ये बिजली बिल अगर शुरू हुआ, मैं आपको कहता हूं, आपके घर के बिजली का दर ये 4 गुना 5 गुना बढ़ेगा। किसानों के मोटर पंप का तो बहुत बड़ा बढ़ेगा, लेकिन आम जनता का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है। तो इसके लिए ये संघर्ष, फसल बीमा योजना का सवाल है, वो हमारा एक महत्व का सवाल है। हमारे खेत मजदूरों के लिए मनरेगा का विस्तार करना, उसका वेतन बढ़ाना, जो बकाया है वो देना, वो सवाल है। उनके घरों का सवाल है, उनके जमीन का सवाल है। आदिवासी किसानों को वनाधिकार कानून को लागू करने का सवाल है। हमारे मजदूरों के लिए ये 4 लेबर कोड जो बनाए, ये 4 लेबर कोड रद्द करने का सवाल है। और पूरे देश के लिए, ये देश को बेचने का, ये जो आज मोदी सरकार का लगातार चल रहा है, अरे कौन सा क्षेत्र रखा? रेलवे बेच डाला, एयरलाइन बेच डाला, एयरपोर्ट बेच डाले, टेलीकॉम बेच डाला,
बैंकों को अभी बेचने का शुरुआत किया, बीमा धंधे को बेचने का शुरुआत किया, इस्पात की फैक्ट्री बेचने का, कोयले का खदान बेचने का, ये सब शुरू किया। कल ही मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि राज्यपाल होने के बावजूद हमारे किसान आंदोलन को एक साल में उन्होंने लगातार समर्थन दिया, मोदी जी की आलोचना की और बोले ये किसानों को अगर ये कानून रद्द नहीं करोगे, कौन बोलते हैं? सत्यपाल मलिक उस वक्त मेघालय के राज्यपाल मोदी जी को उपदेश करके बोले अगर ये काम नहीं किया ये किसान कभी भी वापस नहीं जाएंगे, और समझो गए तो अगले 300 साल आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये बोलने वाले आज क्या बोलते हैं? कल ही उन्होंने स्टेटमेंट बोला, बोले एमएसपी क्यों नहीं दे रहे मोदी सरकार? बोलते इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अदानी और अंबानी नहीं चाहते किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। सीधा गवर्नर बोलते हैं, और गवर्नर बोलते हैं कि ये बाकी कोई विपक्ष के इनके पीछे ईडी छोड़ा, सीबीआई छोड़ा, इनकम टैक्स छोड़ा। सत्यपाल मलिक ने बोले किसानों के पीछे आप चाहे उतना ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, किसानों के पास गंवाने के लिए क्या है? ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए आगे आने वाली लड़ाई ये हमको इन सवालों के ऊपर लेनी है, लेकिन सिर्फ इन सवालों के ऊपर नहीं। आखिरी मुद्दा कहता हूं, आज देश में सामाजिक अन्याय भी बहुत बढ़ रहा है। राजस्थान में हमने देखा इंदर मेघवाल को क्या हुआ, 8 साल का बच्चा सवर्णों के पानी के हिस्से पानी पिया, इसलिए शिक्षक ने और दूसरे लोगों ने इतनी पिटाई की कि ये 7-8 साल का बच्चा राजस्थान में मर गया। आजादी के अमृत महोत्सव के साल में गुजरात में हमारी बिल्किस बानो, जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ, 3 साल की बच्ची को खून करवा दिया। आज ये 15 अगस्त के दिन गुजरात का बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के आशीर्वाद से ये जो 11 बलात्कारी लोग हैं, ये खूनी लोग हैं, इनको रिहा किया 15 अगस्त के दिन। यानी दलित देखो, मुसलमान देखो, महिला देखो, आदिवासी देखो। मध्य प्रदेश में आपने देखा एक आदिवासी महिलाओं को जलाकर मार डाला जमीन के सवाल पर, आपने देखा होगा वो वीडियो। ये सब चीज के खिलाफ हमको लड़ना होगा। किसान आंदोलन या मजदूर आंदोलन या खेत मजदूर या किसी भी आंदोलन, सिर्फ हम हमारे सवालों के ऊपर लड़ेंगे, ये भूमिका रख के ये देश नहीं बचेगा। पूरे देश के सवालों को हमको लेना होगा, सामाजिक सवालों को लेना होगा, और उसके साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लगातार जबरदस्त अभियान पूरे देश में, हर गांव में, हर झोपड़ी में, हर झुग्गी में सांप्रदायिकता के खिलाफ जो ब्रिटिश राज कर रही थी, बांटो और राज करो, वही आज भाजपा की राज और ये अंबानी अदानी की राज कर रही है। लोगों को बांटो और राज करो, ये सब ध्यान में रखते हुए लोगों तक लेके जाना होगा। और ये जो एकता का संदेश कि हम सब मजदूर, किसान, खेत मजदूर, छात्र, नौजवान, हम एक है और एक होकर इस सरकार के खिलाफ, कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ेंगे, इसको हमको आगे लेके जाना होगा। ये अगर होगा, दर्शन पाल जी ने जैसे कहा, हमारा मिशन 2024 का बनना चाहिए। 2024 में ये मोदी सरकार को हटाना, ये हमारा 1 नंबर का मकसद अगले 1.5 साल में पूरे आंदोलन का हमको बनाना होगा, क्योंकि ये जब तक नहीं हटेगा तब तक किसानों के सवाल हल नहीं होंगे, मजदूरों के सवाल हल नहीं होंगे,
खेत मजदूरों के हल नहीं होंगे, छात्र, महिला और नौजवान इनके सवाल हल नहीं होंगे, देश के सवाल हल नहीं होंगे, तो ये देश बेचने वाले सरकार को, ब्रिटिशों के जैसे देश बांटने वाले सरकार को हमको यहां से हटाल देना होगा। ये काम हमको जरूर करना होगा। यही शब्दों के साथ मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद।